हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी आप लोग को मैं ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा रहा था और इसका पार्ट बी है ये और अंतिम है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है। इसके पहले मैं शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो किस चीज़ का होने वाला है। देखिए, अभी मैं आप लोग को 2 लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। तो मॉर्निंग में क्या, अभी 12th की ज्योग्राफी चल रही थी, तो 12th की ज्योग्राफी मैं रोक रहा हूँ कुछ समय के लिए, जो कि एक आपका बचा हुआ एक पार्ट है। 12th का 2 बुक है, पहले मैं बताया था, तो एक बुक और पढ़ना है। वो बुक जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होने को रहेगा अपलोड कर दिया जाएगा। मैं पूरी भरोसा आपको दिलाता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ वो काम होगा, डेफिनेटली अपलोड कर दिया जाएगा सही वक्त पे, तो किसी 12th वाले को कोई लॉस नहीं होने वाला। अब क्या है, कंपटीशन वाले बैच वाले मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनकी डिमांड पॉलिटी की और साइंस की है, तो इस वजह से 12th वाली बुक बाद में बताया जाएगा और जो इसके स्थान पे अभी चलेगा वो एक मॉर्निंग का टाइम पे पॉलिटी होगा और इवनिंग के टाइम पे साइंस। ठीक है, तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, बाकी आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि साइंस का तरीका क्या रहेगा, पॉलिटी का तरीका क्या रहेगा। जो सा वीडियो चल रहा होगा उसी में मैं आपको डिटेल से बताता चलूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, मानव बस्ती में कौन सा, नगरीय। ठीक है, आपको ग्रामीण पढ़ा चुका कि ग्रामीण बस्ती कैसा होता है, ग्रामीण बस्ती की आकृति कैसी होती है, ग्रामीण बस्ती की अर्थव्यवस्था कैसे होती है, ग्रामीण बस्ती की समस्याएं कैसे होती है और क्या क्या होती है। अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान आपको ढूंढना होगा, क्योंकि अधिकारी आप बनने वाले हो, काम आपको करने। फिलहाल देखिए, समस्या समझिए तब समाधान ढूंढिएगा। नगरीय में क्या है कि सबसे पहले नगरीय बस्ती आप किसे कहेंगे, तो जनरली विकसित देशों में आपको नगरीय बस्तियां देखने को मिलेगी। ठीक है, और पहली बस्ती जो बनी थी विश्व स्तर पे वो लंदन। समझ पा रहे हैं क्यों लंदन, आपको आप पढ़े होंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक, तो औद्योगिक क्रांति मैं ही बताने वाला हूं कि 1850 के दशक में हुआ था, कहां पे, इंग्लैंड में। तो इसकी वजह से बहुत सारे लेबर और बहुत सारे श्रमिक, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब हो या रेड कॉलर जॉब हो, उस तरफ शिफ्ट हुए। इसका मतलब धीरे धीरे एक बस्ती का विकास हुआ, नगरीय बस्ती का विकास हुआ, उसी का नाम है लंदन। ठीक, इंग्लैंड की राजधानी भी है। आगे देखिए, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत ज़्यादा होते हैं। जब भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात करूंगा मैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कम गया, तभी तो द्वितीयक है। ठीक है, और सेकेंडरी बढ़ जाएगा, टर्शियरी बढ़ जाएगा, क्वार्टरनरी बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये संकेत देता है अपने आप में कि वो कंट्री कैसा हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आप समझिए कि जब नगरीय बस्तियां होगी तो द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में ज़्यादा लोग शामिल होंगे। बढ़ते नगरीकरण से नगरों में जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लगातार देखिएगा नगरीकरण होता चला जाएगा तो रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए लोग क्या करते हैं, प्रवास करते चले जाते हैं। और जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो एक शब्द मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप्रवास बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा माइग्रेंट लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ना एक लाजमी जाहिर सी बात होगी। नगरीय क्षेत्रों की डेफिनेशन अलग अलग देशों में अलग अलग, मतलब जनरली उसका जो परिभाषा गढ़ा गया है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से गढ़ा गया है। तो आप देखिए, समझिए, पहली बात है जनसंख्या के आधार पर कैसे लिया गया, या जनसंख्या के आकार पर बोल लीजिए, तो जिसमें पॉपुलेशन कितना होगा, 5000 न्यूनतम, वो क्या कहलाएगा, नगरीय बस्ती कहलाएगा। या पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होगा, 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरी व्यावसायिक संरचना के आधार पर उन्होंने डिवाइड करा और उसका कहना है कि 75% से जो अत्यधिक लोग होंगे, कम से कम 75% लोग किस में हो, गैर कृषि कार्यों में हो। इसका मतलब 75% लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते, तो किस में होंगे, टर्शियरी में होंगे, सेकेंडरी में होंगे, क्वार्टरनरी में होंगे, ऐसे चीज़ों में। प्रशासन में बोल रहा है, ये भारत देखिए इसको डिवाइड किया है, भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगर में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वहाँ पे नगर पालिका हो और छावनी बोर्ड हो। तो नगर पालिका क्या होता है, जब पॉलिटी की बात कर ही रहा हूँ तो बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा कि फाइनली 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में एक नगर पालिका शब्द हमारे संविधान में जुड़ा था, और बाकायदा इसको डिटेल से बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में। ठीक है, तो यह छावनी बोर्ड हो। अब एक और लास्ट में डिवीजन जो है स्थिति के लिए, तो बोल रहा है कि वैसे जगह पे नगर होगा जहाँ पे जल की उपलब्धता हो, गृह निर्माण सामग्रियाँ उपलब्ध हो, कृषि योग्य भूमि हो, व्यावसायिक मार्ग के निकट हो। जनरली अब क्या देख रहे होंगे, जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था
कि लगातार भारत में तटीय क्षेत्रों में देखते हैं बंदरगाह बनते चला जा रहा है, पोर्ट्स का निर्माण होता चला जा रहा है। इस वजह से इसके आसपास को जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ पे बस्तियों का निर्माण ज़्यादा तेज़ी से होता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, लोग रहना पसंद करते हैं वैसे क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अपने आप बढ़ती चली जाती है। जिस भी क्षेत्र की इकोनॉमी ठीक ठाक होगी वहाँ पे मानव बस्ती जरूर बसेगा। समझ पा रहे हैं? अब आप समझिए नगरीय क्षेत्रों के कार्य क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। शुरुआती समय में अर्थात कह सकता हूं कि प्राचीन नगर प्राचीन नगर में देखते होंगे कि प्रशासनिक कार्य करते थे, व्यापारिक कार्य करते थे, औद्योगिक कार्य करते थे, धार्मिक केंद्र। इसका मतलब जैसा काम होता था उसी टाइप का नगर होता था। जैसे प्रशासनिक कार्य ज़्यादा हो रहा है तो उसको प्रशासनिक नगर कह लेते थे, ठीक है। बल्कि आप इसको कार्य बोलने के बजाय नगर बोलिए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक नगर जहाँ प्रशासनिक काम हो रहा हो, व्यापारिक नगर हो सकता है, औद्योगिक नगर हो सकता है, धार्मिक केंद्र के आसपास नगर का विकास हो सकता है। लेकिन नए डेवलपमेंट अब क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यातायात की सुविधाएं बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे नगर बसेंगे, खनन जहाँ होगा उधर नगर बसेंगे, जहाँ पे निर्माण मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा होगा उधर होंगे, आवासीय के लिए और IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लगातार देखते होंगे जैसे बड़े बड़े शहरों के आसपास नगरों की संख्या ठीक ठाक बढ़ती चली जा रही है। अब जो आपको पढ़ना है वो प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, ये कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हम किसको कहेंगे प्रशासनिक नगर, किसे बोलेंगे व्यापारिक नगर और किसे बोलेंगे सांस्कृतिक नगर। तो एक एक करके समझिए। प्रशासनिक नगर का क्या मतलब हुआ कि राष्ट्र राज्य की राजधानी को प्रशासनिक नगर बोलेंगे। जैसे राष्ट्र की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है तो ये एक प्रशासनिक नगर है। किसी राज्य की राजधानी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए पटना लिया, पटना मतलब बिहार की राजधानी तो वो ये भी एक प्रशासनिक नगर है। रांची लिया, ठीक है, रांची मतलब झारखंड की राजधानी तो वो भी एक प्रशासनिक नगर है। उसके बाद अन्य आप जितने भी भारत के राजधानी है सारे के सारे प्रशासनिक नगर हैं। जितने भी विश्व में देश है अगर उनको आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी सारी राजधानी क्या होगी, प्रशासनिक नगर होगी। तो अपनी इच्छा से एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। व्यापारिक और व्यवसायिक नगर, जहां बाजार, बैंकिंग, वित्तीय और परिवहन का कार्य होता हो। इसका मतलब जहाँ पे मैं मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ, बैंकिंग का काम कर सकता हूँ, फाइनेंस का काम कर सकता हूँ, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, व्यापारिक नगर। जैसे लंदन, भारत में अगर कहो तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने होगा मुंबई, क्योंकि हमारी आर्थिक राजधानी है भाई, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक का आदमी आ ही रहा होगा, कीर्तन भजन टाइप का। तो थोड़ा देखिए सांस्कृतिक कौन होगा, तीर्थ स्थल भी शामिल कर सकते हैं इसमें आप। जनरली बोध गया, राजगीर, ये दोनों क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे, बिहार में। हालांकि इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो आकृति मतलब उसके शेप के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया। कल भी मैं आपको बता रहा था कि नगरों का वर्गीकरण, और कल बता रहा था ग्रामीण बस्ती का वर्गीकरण। अभी यहाँ क्या है, नगरीय बस्ती का वर्गीकरण। देखिए हो सकता है ना, रेखीय के लिए कल भी बताया था कि ये अगर कोई लाइन होगा हो सकता है बस्ती इस पैटर्न में यहाँ पे बसा हुआ हो दोनों साइड, ठीक। आयताकार की बात कर रहे हैं तो इसी को आप आयताकार बना लीजिए, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बस्तियाँ बसी हुई होगी ऐसे दोनों साइड से, ठीक। अगर कोई आपको वर्गाकार कह दे कि वर्गाकार है तो आप इसको वर्ग बना लीजिए। इस फैशन में अगर कोई बसा हुआ है बस्ती तो आप उसको क्या कह सकते हो, वर्गाकार कह सकते हो। समझ पा रहे हो। और अगर अर्धचंद्राकार कहे, इसका मतलब देखिए एक हो सकता है वृत्ताकार भी हो सकता है। अगर इसी को आप हाफ कर देंगे अर्थात सर्कल को अगर आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अर्धचंद्राकार। मतलब पूरे चांद होता है तो आधा चांद की बात कर रहा है, इस तरह से समझिए। तो ऐसे भी हो सकता है बस्तियाँ इस तरह से बस जाए, बिल्कुल हो सकता है। समझ पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अर्धचंद्राकार। तारे के आकार का मतलब होता है स्टार, इस फैशन में अगर बसा हुआ हो, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब फिर मैं कल भी आपको बताया था कि जब आप 11th का चैप्टर पढ़ोगे उसमें अगर पूरी पृथ्वी की जो आपका पर्वतीय, पठारी, मैदानी एरियाज हैं, अगर उनकी समझ आप विकसित कर लोगे तो आप सक्षम होंगे उस समय इनका जवाब देने में। बहरहाल जब भी मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको यहाँ से जोड़ के उस दिन याद दिलाऊंगा कि मैं आपको बोला था कि मैं उस दिन बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नगरीय बस्तियों के प्रकार। कितने प्रकार के हो सकते हैं ये समझना जरूरी है भाई। ये क्वेश्चन आता रहता है कि किसको आप नगर बोलोगे, किसको शहर बोलोगे, किसको सन्नगर बोलोगे, किसे विश्व नगरी बोलोगे। तो पहली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ नगर क्या हो सकता है, समझ रहे हैं। तो नगर वो से कहेंगे जहाँ पे निर्माण कार्य हो सकता है, थोक व्यापार का काम हो सकता हो, ठीक। तो जनरली देखते होंगे थोक व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है, वो नगरीय क्षेत्रों में ही होता है, क्योंकि डिमांड नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक होती है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, शहर। तो नगरों से बड़े आकार का होता है शहर। तो दोनों में कई बार बोलते
बोलते हैं कि शहर है या नगर है, तो नगर से थोड़ा जो अगर बड़ा है उसे ही आप शहर कहोगे, ठीक है। तो शहर में भी अगर काम की बात करूं तो निर्माण कार्य और थोक व्यापार दोनों शामिल होते हैं, ठीक। सन्नगर, सन्नगर क्या होगा? विशाल, क्या? विकसित नगर, ये कहलाएगा सन्नगर। और विश्व में फिर से मैं कहता हूं कि लगभग सारे देशों की राजधानियां सन्नगर का बेस्ट एग्जांपल होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, टोक्यो, चिकागो और लंदन, आप कह सकते हो दिल्ली, मुंबई, ये सारे आएंगे। विश्व नगरी क्या हो सकता है? देखिए, विश्व नगरी का मतलब बड़ा महानगर, ठीक है। जैसे भारत में अगर बड़ा महानगर कहूँ तो 4 है ना, जो मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बता रहा था उस दिन भी मैं गिनाया था कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इसी तरह से बड़ा महानगर यूएसए एक बेस्ट एग्जांपल है। अलग अलग नगरों को मिलाने से बनता है। अगर महानगर है, अब सी बात है कि नगरों, बहुत सारे नगर मिलके बने होंगे। जैसे आप महाजनपद पढ़ते हो कि 16 महाजनपद थे इतिहास में, तो 16 छोटे, मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे जन से मिलकर जनपद बना और बहुत सारे जनपद से मिलकर महाजनपद बनता है। इसी तरह से मैं बता रहा हूं, तो अलग अलग नगरों के मिलने से बना। अब देखिए, सन्नगरों का समूह होता है। सन्नगर ये था कि विशाल विकसित नगर, अगर बहुत सारे विशाल विकसित नगर मिल जाएंगे तो वो कहलाएगा विश्व नगरी। समझ पा रहे हैं? अगली बात है मिलेनियम सिटी। मिलेनियम का मतलब बोला जा रहा है कि 10 लाख से अगर अत्यधिक जनसंख्या हो तो उसे हम मिलियन सिटी बोलेंगे, ठीक। अगर मिलियन, देखिए 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है ना, तो उसी के आधार पे बस नाम रखा हुआ है। आप कह सकते हो ना 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो मिलियन, इसीलिए क्या नाम है इसका? मिलियन सिटी। वैसा शहर जिसकी आबादी या जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अत्यधिक हो वो मिलियन सिटी कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मेगा सिटी। मेगा और मिलियन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बार क्वेश्चन का हिस्सा बना है। तो इनमें अंतर बस इतना है कि मेगा 1 करोड़ से अत्यधिक आबादी चाहिए, या जनसंख्या कह लीजिए, पॉपुलेशन कह लीजिए, ठीक है। पहला मेगा सिटी कौन था? न्यूयॉर्क। ये याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि पहला मेगा सिटी कौन था विश्व स्तर पे, तो अब न्यूयॉर्क को बोलेंगे। वर्तमान समय में मेगा सिटी क्या होगा? लगातार बढ़ता चला जाएगा। देखिए, जो भी हम अभी आपको बता रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जो भी शहर, या अभी 2 शब्द को खासा तौर पे मैं बताया आपको कि मिलियन में और मेगा में, तो दोस्त जनसंख्या लगातार हर जगह की बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से मिलियन सिटी की भी संख्या बढ़ रही है और मेगा सिटी की भी संख्या बढ़ रही है। मेगा सिटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 27 होया करता था, लेकिन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक। अब देखिए नगरीय बस्तियों की समस्याएं। अभी तक मैं आपको क्या बता दिया कि नगरीय बस्ती कौन सा होगा, किसे कहेंगे, नगरीय बस्ती में कार्य क्या होगा, नगरीय बस्ती का वर्गीकरण कैसे करेंगे, नगरीय बस्ती में क्या क्या आ सकता है, कुछ शब्दावलियाँ। लास्ट टॉपिक जो है इसका वो क्या है? नगरीय बस्तियों की समस्याएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इसी समस्या पे सारे लोगों को काम करना पड़ता है। जब भी कभी समस्या आपसे एग्जाम में पूछा जाए, समाधान जरूर आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बता रहे समाधान तो आप अच्छे आंसर नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए, इसको आप हो सकता है कि आर्थिक स्तर पे डिवीजन कर सकते हो, सामाजिक स्तर पे कर सकते हो, और पर्यावरणीय स्तर पे कर सकते हो। ऐसे भी लिख लो, ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे 8, 10, 15 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए, मैंने पहले क्या बताया कि बेरोजगारी है समस्या, प्रवास की समस्या है। रीजन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जनसंख्या, प्रवास ज़्यादा होगा, इसका मतलब नगरों की जनसंख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर लोग आ रहे हैं तो वो एक्चुअली अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक हैं। देखिए, उसके चलते क्या हो रहा है? लगातार बस्ती की संख्या बढ़ती है। हर लोग एफर्ट नहीं कर सकते ना उतना ज़्यादा पैसा, अच्छे नगर में वो नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं? शहर से थोड़ा दूर होके बस्तियों का निर्माण होता है, मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, स्लम्स का निर्माण होता है, और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होता है पर्यावरण से संबंधित। अभी जोड़ के मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस्ती और स्लम बढ़ जाएगा, परिवहन की समस्या हो जाएगी, और नगरीय अपराध की समस्या हो जाएगी। क्या अभी वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से ये जो अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक का प्रवास के बजाय आप उत्त प्रवास देख रहे होंगे? पहले क्या हुआ कि लोग छोटे छोटे गांवों से उठकर शहर की तरफ गए, नगर की तरफ गए, लेकिन वर्तमान समय में जब ऐसी महामारी है देश में, तो आप देख रहे होंगे रिवर्स माइग्रेशन। आप समझ पा रहे होंगे ना? रीजन मैंने दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे काम किया, बताया आपको। तो अब रिवर्स माइग्रेशन जब हो रही है तो यही है रीजन, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक। अब आप एक और बात समझिए, यहाँ पे स्वास्थ्य की, सामाजिक में मैं बताऊँ तो थोड़ा स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल नहीं होते, एजुकेशन की समस्याएं हैं, स्कूल कॉलेज में गुणवत्ता नहीं होते,
हमारे ट्यूटर अच्छे नहीं होते, कुपोषण की समस्या है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सही तरीके से उनको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल नहीं पाता, इनका अनुपात सही नहीं मिल पाता। गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पर कैपिटा इनकम कम है, और साथ साथ यहाँ पे आवास की भी इशू होती है शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखिए पर्यावरणीय कुछ समस्याएं देखने को मिल सकता है कि शुद्ध पेयजल आपको उपलब्ध नहीं होएगा। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण हो। साथ साथ शहरों में आप देखेंगे कि कचरे का निपटारण सही से नहीं होता। अगर मतलब या तो फिर कहीं भी फेंक देते हैं, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। कई बार आप देखे होंगे पशु अब पॉलीथीन मिल रहा है उसके पेट में। तो ये जो छोटी छोटी इश्यूज हो रहे होते हैं, ये लोगों की जागरूकता और अति आबादी की वजह से होता है। अति आबादी किसी भी क्षेत्र में प्रवास के कारण होता है। सही तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो पॉपुलेशन, तो सही तरीके से संसाधनों का भी इस्तेमाल हो पाएगा और लोग अपने स्तर पर रह के इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से ये चैप्टर समाप्त किया गया मेरे द्वारा, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग टोटल आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो 30 होंगे, ठीक है, और 7 आवर टोटल ड्यूरेशन होगा, लगभग कह रहा हूँ। ठीक है, नाम ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 12th, ये तो पता ही होगा, सब इतने दिन से देख रहे हो। ठीक है, और धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर भी जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, अधिकतम लोगों को प्लीज़ शेयर करें। साथ साथ जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, बेझिझक आप कमेंट्स कीजिए। जो भी इशू होगा हम लोग उसका निवारण करने के लिए सज्ज हैं। हमारे साथ टीम काम कर रही है और वो लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सज्ज है। तो आप जाइए, जो भी हो इशू ज़रूर लिखिए उसमें। ठीक है, धन्यवाद।